Hello everyone. I welcome you to Good Shepherd High School online classes. तो आज हम लोग डील करेंगे क्लास 9 के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हमें जानना होता है कि आखिर फोर्स होता क्या है। तो हम लोग कहते हैं कि नॉर्मली पुश और पुल को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। हिंदी में कह सकते हैं कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ठेलते हैं या फिर खींचते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि फोर्स जानते हैं कि फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। और फोर्स एक तरह से क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी रहता है और इसमें इसका डायरेक्शन भी पता चलता है कि किस डायरेक्शन में है जो फोर्स लग रहा है। इसलिए फोर्स एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। अब हमें जानना है कि फोर्स की वजह से क्या है जो क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि आप पहला नंबर देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये पहला नंबर है कि इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडी और चेंज इस पोजिशन। तो जब भी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो स्टेट ऑफ रेस्ट, दैट मीन्स अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके पोजिशन को चेंज कर देता है। मान लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो रुका हुआ है और जैसे ही आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होने लगता है, मोशन में आने लगता है ना। दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो जैसे ही आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा और उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जैसे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसकी जो स्पीड रहती है वो भी बिल्कुल चेंज हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं और वो जो फोर्स रहता है उस ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट सपोज दैट है जो इस तरह से चल रहा है और है जो हम लोग फोर्स है जो अपोजिट मतलब उल्टे डायरेक्शन लगा रहे हैं। तो उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाने से क्या होता है, जैसे हम लोग उल्टे डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं जैसे, तो क्या होने लगता है, जो ऑब्जेक्ट रहता है उसमें जो फोर्स रहती है फोर्स कम होने लगता है। फोर्स लगाने की वजह से उसकी जो स्पीड रहने लगती है वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है। जैसे कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप दौड़ रहे हो और आपके सामने से कोई और बच्चा आकर के आपसे टकरा जाता है या फिर कोई इंसान आपसे टकरा जाता है तो आपकी स्पीड पूरी तरह से क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है या फिर ज़ीरो हो जाती है ना। लेकिन आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लेते हैं कि आप है जो इस डायरेक्शन में है जो जा रहे हैं और इसी डायरेक्शन में पीछे से आप पर कोई फोर्स लगा देता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपकी जो स्पीड रह जाएगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, मान लेते हैं कि आप दौड़ रहे हैं और पीछे से आकर के आपको कोई ठेल देता है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, वो आपको ठेल रहा है, दैट मीन्स आपको फोर्स लगा रहा है। और ऐसे कंडीशन में क्या होने लगती है, जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड रहती है वो बढ़ जाती है लगातार। थर्ड पॉइंट जो लिखा हुआ है कि इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी। तो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन रहती है वो बिल्कुल बदल जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बच्चा है जो क्रिकेट खेल रहा है। तो क्रिकेट आप जब खेलते होंगे या फिर मैच अगर टीवी वगैरह पे देखते होंगे तो देखते होंगे कि बॉलर जो रहता है वो बॉल है जो बैट्समैन को फेंकता है, थ्रो करता है, लेकिन बैट्समैन क्या करता है, उसे जब हिट करता है तो बॉल कहीं भी, कभी स्ट्रेट में चला जाता है तो कभी कवर की तरफ चला जाता है, कभी लेफ्ट साइड, कभी ऑन साइड, कहीं पर भी बॉल क्या होने लगता है, मूव कर जाता है। मतलब क्या होता है, बॉल जब हम लोग फेंकते हैं तो बैट से हम लोग उस पर फोर्स लगाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉल है जो जिस डायरेक्शन में हम लोग बॉल फेंक रहे हैं उसी डायरेक्शन में फोर्स लगे। फोर्स लगाने के बाद जैसे ही बैट से हम लोग फोर्स लगाते हैं तो बॉल है जो, बॉल का जो डायरेक्शन रहता है वो बिल्कुल बदल जाता है और बॉल किसी भी साइड्स में है जो जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, रिजल्टिंग फोर्स। आखिर रिजल्टिंग फोर्स है क्या। जैसे कि आप ये फिगर देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे फिगर देख पा रहे हैं, इसमें है जो चार लोग मिल करके है जो क्या कर रहा है, एक पत्थर को है जो ठेल रहा है। नीचे भी एक फिगर बना हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक इंसान जो है ये अकेले क्या कर रहा है, इस पत्थर को है जो ठेल रहा है। और इस फिगर में है जो चार लोग मिल करके ये पत्थर को ठेल रहा है। तो ये चार लोग मिल करके पत्थर को ठेल रहे हैं, दैट मीन्स क्या हो रहा है, ये चारों लोग काफ़ी कमज़ोर है और ये जो आदमी है नीचे वाला वो काफ़ी स्ट्रांग है। मतलब ये जो स्ट्रांग आदमी है वो इन चारों के फोर्स के बराबर, चारों के फोर्स के सम के बराबर है जो फोर्स लगा रहा है। इसी वजह से ये चार लोग
अगर इस मतलब पत्थर के टुकड़े को मूव कर पा रहे हैं, तो वो अकेले ही वो इंसान इस पत्थर को है जो मूव कर दे रहा है। तो ये जो स्ट्रॉन्गर पर्सन है वो जो फोर्स लगा रहा है वो इन चारों इंसानों द्वारा लगाए हुए फोर्स के सम के इक्वल है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं रिजल्टिंग फोर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो बड़ा वाला जो स्ट्रॉन्गर इंसान है, ये जो फोर्स लगा रहा है वो कैपिटल एफ का फोर्स लगा रहा है, और ऊपर वाला जो इंसान आप देख पा रहे हैं F1 F2 प्लस F3 करके फोर्स लगा रहा है। इसीलिए बड़ा जो स्ट्रॉन्गर इंसान होगा उसका जो फोर्स होगा वो बाकी बचे चार लोगों के फोर्स के सम के इक्वल हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टिंग फोर्स कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, बहुत ही ईजी है। जैसे मान लेते हैं कि दो स्ट्रॉन्गर पर्सन आ जाए, और मान लेते हैं कि वो है जो किसी चीज़ को है जो खींच रहा है। मान लेते हैं कि दोनों स्ट्रॉन्गर पर्सन एक रस्सी को है जो अपनी तरफ खींचता है। मान लेते हैं पहला इंसान है जो, मान लेते हैं कि एक सपोज दैट कुछ ऑब्जेक्ट है, इस तरह से मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, एक इंसान इधर से खींच रहा है और एक इंसान है जो इधर से खींच रहा है। मान लेते हैं ये इधर वाला इंसान है जो 3 न्यूटन का है जो फोर्स लगाता है, और इधर वाला इंसान है जो 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो देखो ज़्यादा कौन लगा रहा है, 4 न्यूटन वाला फोर्स लगा रहा है, और इधर क्या है, कम न्यूटन वाला फोर्स लग रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर ये 4 न्यूटन वाला फोर्स जहाँ पर लग रहा है वो इंसान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा, और वो क्या कर लेगा, जो 3 न्यूटन्स का जो फोर्स लग रहा है उसको वो अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये दोनों जो फोर्स देख पा रहे हैं, एक 3 न्यूटन का है और एक 4 न्यूटन का है, ये दोनों अनइक्वल फोर्सेस हैं। तो इस तरह के फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर यही दोनों इंसान मिलकर के किसी ऑब्जेक्ट पर मान लेते हैं कि इधर भी है जो 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इधर भी है जो 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है। दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगने पर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी मूव नहीं कर पाएगा, ना आगे जा पाएगा नहीं पीछे जा पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इस तरह के फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं। जैसे यहाँ आप एग्जांपल देख पा रहे हैं बैलेंस फोर्स में, यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 लोग हैं। ये देखो 3 लोग यहाँ पर भी, ये 3 लोग यहाँ पर, तीनों है, यहाँ पर भी तीनों लोग मिलकर के बराबर फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पर भी तीनों लोग बराबर फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पर भी तीनों लोग बराबर फोर्स लगा रहे हैं। इसीलिए जो रस्सी है ना राइट हैंड साइड जा पा रही है ना ही लेफ्ट हैंड साइड जा पा रही है। दैट मीन्स यहाँ पर बैलेंस फोर्स लग रहा है। और वहीं आप यहाँ इस बैलून को देख पा रहे हैं, तो आप इस बैलून को देख पाते हैं। तो बैलेंस में क्या हो रहा है, देखो ये जो बैलून है, पहले बैलून कुछ इस तरह से, अब बैलून देखो इस तरह से हो गया। मतलब बैलून का जो शेप है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों तरफ से है जो अनइक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, जिसकी वजह से जो बैलून का है जो शेप चेंज हो गया है। तो इस तरह के फोर्सेस को हम लोग अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं इनर्शिया के बारे में कि आखिर इनर्शिया होता क्या है। तो देखो जैसे कि हम लोग कॉमन एग्जांपल ले पाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमारे घर में एक चेयर रखा हुआ है। तो चेयर अगर रखा हुआ है दैट मीन्स वो रेस्ट में है, लेकिन जैसे हम लोग उस पर फोर्स लगा देते हैं तो वो क्या आ जाता है, मोशन में आ जाता है। तो देखो जब पहले जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो बिल्कुल रेस्ट में था, उस पर हम लोग कोई फोर्स नहीं लगाए, लेकिन जैसे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन में आ जाता है। तो मोशन में लाने के लिए दैट मीन्स उसके स्टेट में चेंज लाने के लिए हम लोग को उस पर क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं मोशन में है, जैसे इस पर फोर्स लगाते हैं तो वो रेस्ट में आ जाता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और अगर उसमें फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन में आ जाता है। तो दोनों कंडीशन में ही मोशन मतलब दोनों कंडीशन में है जो फोर्स जो रहता है वो ज़्यादा मायने रखता है ना। फोर्स की वजह से ही दोनों ऑब्जेक्ट के पोजीशन में क्या आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं। तो इसका रिलेशन क्या है, इनर्शिया से है। जैसे इनर्शिया में लिखा हुआ है, इनर्शिया कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज एनी चेंज इट्स स्टेट और रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, है ना। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनर्शिया इज क्लासिफाइड एज रेस्ट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं
इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड वन है जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। तो पहले हम लोग थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पहला जो पोजीशन है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो लिखा हुआ है पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन अ बस लीन्स बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट ऑल ऑफ ए सडन। देखो क्या होता है, जब बस में हम लोग सफ़र करते हैं तो बस में हम लोग चुपचाप आराम से बैठे रहते हैं, चलते नहीं हैं। चलने का मतलब मोशन में आ गया। बस में हम चुपचाप है जो सीट पर बैठ जाते हैं, सीट पर बैठने का मतलब हम रेस्ट में आ गए। लेकिन सडनली जैसे ही बस स्टार्ट होता है तो हमें एक झटका सा लगता है, पीछे की तरफ झटका सा लगता है। आपको अगर झटका नहीं लगता हो तो बस में आप खड़े हो जाओ। जैसे ही बस ड्राइवर है जो बस को स्टार्ट करता है तो आपको झटका सा लगेगा। झटका क्यों लगता है? क्योंकि आप तो उस समय रेस्ट में रहते हैं, लेकिन बस जो रहता है वो मोशन में आ जाता है। तो बस जैसे ही मोशन में आता है, बस में आप खड़े हैं तो आप भी क्या हो जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। इसलिए आप पर भी क्या होता है, मतलब एक झटका सा लगता है क्योंकि आप मोशन में आ चुके हैं। थर्ड वन है लिखा हुआ है कि फ्रूट थर्ड वन लिखा हुआ है कि फ्रूट फॉल डाउन व्हेन द ब्रांच ऑफ ट्री आर शेकन। जब क्या होता है, पेड़ को जब हम लोग हिलाते हैं तो फल टूट करके नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। तो इसमें भी क्या रहता है, जैसे कि हम लोग देख पाते हैं नॉर्मल स्थिति में, नॉर्मल कंडीशन में जो फ्रूट्स रहते हैं वो पेड़ की डाल में है जो रेस्ट कंडीशन में रहते हैं। लेकिन जैसे हम लोग पेड़ को हिलाते हैं तो पेड़ क्या आ जाता है, मोशन में आ जाता है। तो पेड़ में तो फल जुड़ा रहता है। तो जैसे ही अगर पेड़ है जो मोशन में आ जाएगा, उसकी वजह से जो फ्रूट्स लगे रहते हैं वो भी क्या आ जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं। मोशन में लगने की वजह से ही क्या होने लगती है, वो डाल से टूट करके है जो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। थर्ड जो पॉइंट लिखा हुआ है कि डस्ट पार्टिकल ऑन द कारपेट फॉल्स व्हेन वी बीट द कारपेट विथ अ स्टिक। यहाँ कह रहा है कि जैसे ही आप क्या करते हो, जैसे ही आप किसी भी कपड़े को भी ले सकते हैं, तो जैसे ही आप क्या करते हैं उसे किसी चीज़ से जब पीटते हो, हाथ से मारते हो खींच करके, तो उससे डस्ट पार्टिकल्स क्या होने लगते हैं, बाहर आने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान लेते कोई गंदा कपड़ा है, आप कपड़ा ऐसे ही फेंके हुए हो, तो फेंके हुए दैट मीन्स रखा हुआ है, दैट मीन्स वो रेस्ट में है। जैसे ही आप उसको हाथ से मारते हैं, हाथ से मारने के बाद क्या होने लगता है, कपड़ा किसी तरह से है जो मोशन में आ जाता है। मोशन में आने की वजह से उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं वो भी तो पहले से रेस्ट में रहते हैं, लेकिन जैसे हम लोग उसको हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से वो भी क्या होने लगता है, मोशन में आने लगता है, जिसकी वजह से है जो हमें डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, जैसे इनर्शिया ऑफ मोशन के यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे ए पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस लीन फॉरवर्ड व्हेन द बस स्टॉप ऑल ऑफ अ सडन। जैसे ये हमारा जो पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि बस पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए मूविंग बस लीन्स फॉरवर्ड व्हेन द बस स्टॉप ऑल ऑफ अ सडन। जैसे क्या होता है, बस है जो मतलब एकाएक चलते चलते जब रुकता है तो हमें झटका लगता है और हम आगे की तरफ मुड़ने लगते हैं, आगे की तरफ गिरने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप बस से सफ़र करने रहते हैं और वो मोशन में रहता है, सडनली अगर ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो आप आगे की तरफ है जो गिरने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब बस जब चलती रहती है तो बस तो मोशन में रहता ही है, उसमें हम जब लोग जो भी पैसेंजर बैठे रहते हैं वो भी क्या होते हैं, मोशन में आ जाता है, मोशन में कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं। लेकिन जैसे ही बस वाला ब्रेक लगाता है तो ब्रेक लगाएगा तो जाहिर सी बात है कि बस है जो रेस्ट में आ जाएगा, और जैसे ही बस रेस्ट में आएगा तो हमको भी क्या आना पड़ेगा, रेस्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि पहले से तो बस मोशन में था और हम भी मोशन में थे। लेकिन जैसे बस वाले ने ब्रेक लगाया तो वो बस है जो रेस्ट में आ गया। बस अगर रेस्ट में आएगा तो हम भी क्या आ जाएंगे, रेस्ट में ही आ जाएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ए मैन केयरलेसली alighting फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन लीन्स फॉरवर्ड। यहाँ पर भी ट्रेन के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो ट्रेन में भी क्या होने लगता है, जब ट्रेन पर आप खड़े रहते हो, पैसेंजर ट्रेन पे खड़े रहते हो, तो ट्रेन जैसी है जो चलते रहता है, चलते चलते जैसे ही वो क्या होता है, मतलब ब्रेक लगाता है, तो ब्रेक लगाने के बाद क्या होने लगता है, ट्रेन है जो रुक जाती है, तो उस समय आपको झटके महसूस होते होंगे। तो जैसे कि आप ट्रेन पे ज़्यादा महसूस नहीं करते होंगे, लेकिन मेमो ट्रेन जो रहता है, MEMU मेमो ट्रेन
पर आप अगर बैठोगे तो जैसे ही वो स्टेशन पे रुकने वाला रहेगा ना तो थोड़ा झटका लगेगा, जैसे वो स्टेशन पे रुकेगा तो कस करके है जो झटका लगता है और हम है जो आगे की तरफ है जो गिरने लग जाते हैं। उस समय भी क्या रहता है, ट्रेन है जो कंटिन्यूसली मोशन में रहता है और हम भी है जो मोशन में रहते हैं, लेकिन जैसे ट्रेन ब्रेक सप्लाई करता है तो ट्रेन वहाँ पे रुक जाता है और ट्रेन रुकने की वजह से हमारा बॉडी जो मोशन में रहता है वो भी है जो रेस्ट में आ जाता है। रेस्ट में होने की वजह से, रेस्ट पोजीशन में आने की वजह से ही हमारे बॉडी में है जो झटका लगता है, वो भी आगे की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो लिखा हुआ है एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैसे कि वाटर पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग टू द साइकिल टायर आर फाउंड टू फ्लाई ऑफ टेंजेंटली। जैसे कि सपोज दैट अगर कहीं बारिश हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है, आप उस दौरान अगर बाइक या फिर साइकिल अगर पानी में चलाते हो तो देखते हो कि जिस डायरेक्शन में है जो मतलब अगर साइकिल जाते रहता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लगते हैं, पानी है जो बहने लगता है। टायर के साथ साथ देखो, अब टायर को जब भी आप इस तरह से सपोज दैट मान लेते कि आपका टायर है जो इस तरह से जो रोल कर रहा है पानी में, ये पानी है सपोज दैट, और आपका जो व्हील है कुछ इस डायरेक्शन में है जो मूव कर रहा है, तो इसके साथ साथ वाटर भी क्या होने लगता है, इस तरह से आने लगता है और है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है जो पानी है जो गिरने लगता है। मतलब जिस डायरेक्शन में आप साइकिल या फिर बाइक चलाते रहते हो उसी डायरेक्शन में है जो वाटर्स वे है जो आपके टायर में चिपक करके है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है जो गिरने लगते हैं, है ना। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जाम्पल। और यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि और यहाँ पे देख पा रहे हैं, वेन एवर अ ड्राइवर इज नेगोशिएटिंग द ए कर्व द पैसेंजर एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व। तो कर्व वाला जो पोजीशन रहता है, कर्व वाला पोजीशन कुछ इस तरह से रहता है जैसे स्ट्रेट, जैसे मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट रोड है ना, ये स्ट्रेट रोड है, कर्व रोड कुछ इस तरह से हो जाता है, इसको हम लोग कर्व रोड कहते हैं ना। ये स्ट्रेट रोड है और ये जो हिस्सा हो जाता है इसको हम लोग कर्व रोड कहते हैं। तो मान लेते हैं अगर कोई ड्राइवर बहुत ही तेज़ है जो मान लेते हैं बस चला रहा है सपोज दैट, और कर्व पॉइंट पे जैसे ही वो बस को मोड़ता है तो देख पाते होंगे कि आपका पोजीशन जो है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है ना, आप थोड़ा सा गिरने लग जाते हैं। या फिर बाइक में भी आप अगर कर्विकल फॉर्म में अगर बाइक को काफ़ी तेज़ से घुमा रहे हो तो उस समय आपकी पोजीशन है जो बदलने लग जाता है, डायरेक्शन है जो बदलने लग जाता है, इवन है जो एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये किसकी वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। तो एनर्जी हम लोग समझिए। अब आते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, देखो फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जैसे मैं कॉमन एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि क्या होती है, जैसे कि आप अगर खड़े रहते हैं तो ज़मीन पे आप खड़े हैं, दैट मीन्स आप रेस्ट में हैं। जैसे ही आपको पीछे से कोई अगर ठेलता है दैट मीन्स वो फोर्स लगा रहा है, तो आप रेस्ट में ना होकर के सीधे मोशन में आ जाते हैं। तो मोशन में कैसे आए, जैसे आप पर किसी ने फोर्स लगाया तभी जाकर के आप मोशन में आए। तो रेस्ट को मोशन में लाने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है और मोशन को रेस्ट में लाने के लिए भी फोर्स की ही ज़रूरत पड़ती है। बिना फोर्स के है जो कोई भी ऑब्जेक्ट ना ही रेस्ट में आ सकता है ना ही मोशन में आ सकता है। तो ये हर एक ऑब्जेक्ट की क्या होती है, ख़ास प्रॉपर्टी रहती है रेस्ट और मोशन में रहने का, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। आगे बढ़ते हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में जानते हैं। तो बोल रहे हैं जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि ए क्रिकेट बॉल एंड अ टेनिस बॉल आर मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, you have to apply more force to stop the cricket ball than you have to apply to stop the tennis ball since the mass of the cricket ball is more than the tennis ball। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप एक टेनिस बॉल ले लो और एक क्रिकेट वाला बॉल ले लो। क्रिकेट वाला बॉल जो ड्यूस का होता है टेनिस वाला बॉल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है जो भारी लगता है। तो मान लेते हैं कि अगर आपको टेनिस वाले बॉल को रोकना होगा तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। लेकिन टेनिस वाला बॉल हल्का होता है तो उसमें कम फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि वो थोड़ा हल्का है।
तो यहाँ मोमेंटम का जो डिफिनेशन लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है the force required to stop a moving body is directly proportional to its velocity. That means force is directly proportional to velocity. That means अगर velocity, किसी ऑब्जेक्ट की velocity कम होगा, अगर वो धीरे चल रहा है तो उसको रोकने के लिए हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर वो ज़्यादा तेज़ चल रहा है तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसा नॉर्मल एग्जांपल आप मान लेते हैं, आप साइकिल चला रहे हो, धीरे धीरे आप साइकिल चला रहे हो, तो अगर आप साइकिल को रोकना है तो हल्का सा ब्रेक लगाओगे तो फ़ौरन है जो साइकिल रुक जाएगा। लेकिन आप साइकिल बहुत तेज़ चला रहे हो और उसको रेस्ट में लाना है, रोकना है, तो आपको बहुत ही ज़ोर से है जो ब्रेक लगाना पड़ता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तब जा करके है जो धीरे धीरे करके है जो स्पीड है जो कम हो जाती है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, है ना। अगर वेलोसिटी कम होगा तो फोर्स भी कम लगेगा, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो फोर्स भी क्या लगाना होगा, ज़्यादा हो लगाना होगा। तो मोमेंटम का जो रिलेशन है वो मेनली ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी से ही होता है। तो मोमेंटम ये कहता है कि मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, जैसे ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसके वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या होता है, उसके मोमेंटम के इक्वल होता है। मोमेंटम को हम लोग स्मॉल पी से इंडिकेट करते हैं। ओके, और मोमेंटम याद रखना है एक तरह से है जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखना है, अगर कोई पूछेगा आपसे कि मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड होता है, और ये एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है जानते हैं? तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कह रहा है कि जैसे ये है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कहा जा रहा है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द सेम डायरेक्शन एज अप्लाइड। तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो फोर्स जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो पहले इसको हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं। जैसे इसमें फॉर्मूला वेरिफिकेशन भी आता है एग्जामिनेशन में कि स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो कभी कभी फॉर्मूला भी बोलता है पूछने के लिए कि प्रूव दैट जो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, इसको प्रूफ करने के लिए भी आता है एग्जामिनेशन में। तो यहाँ हम लोग सीखेंगे कि कैसे है जो ये होता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, दैट मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे देखा जा रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या लिख दिया गया, एम यू, और फाइनल जो मोमेंटम है उसको किससे इंडिकेट कर दिया गया है, एम भी से। तो अगर रेट ऑफ चेंज बोला जाए निकालने के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम से है जो घटा देते हैं। फाइनल मोमेंटम क्या है, देखो फाइनल मोमेंटम क्या है, एम भी है ना, उसको क्या कर देंगे, एम यू से क्या कर देंगे, घटा देंगे। दैट मीन्स इनिशियल वाला से घटा देते हैं, फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम से घटाते। तो देखो दोनों तरफ है जो एम और एम है, तो एम को हम लोग एक तरह से कॉमन ले सकते हैं। इस तरह से कॉमन लेने से क्या बच जाएगा, जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, यू, है ना। तो हमारा जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो क्या आ जाएगा, एम इंटू भी माइनस यू। ओके, और अगर रेट की जैसी बात करता है तो रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम से हमेशा जो डिवाइड कर देते हैं। देखो ये हमेशा जो हमारा m इंटू वी माइनस यू रेट ऑफ चेंज आया था, रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हम लोग टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब हम लोग जानते हैं, हम लोग ऑलरेडी हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े हैं कि v माइनस यू बाई टी किसका फॉर्मूला होता है, a का होता है ना। a बोले तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो v माइनस यू बाई टी होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ v माइनस यू बाई टी है, तो मैंने अभी भी बताया था कि v माइनस यू बाई टी किसका फॉर्मूला होता है, a का होता है। दैट मीन्स यहाँ m को हम लोग वैसे ही रहने देते हैं
और v माइनस यू बाई टी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, ये बोले तो एक्सेलरेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी अभी फॉर्मूला आ गया, देखो आप, अभी अभी हम लोग वेरीफाई किए m इंटू ए। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ये कहता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को अभी सॉल्व किए थे तो क्या आया था, m इंटू ए आया था, है ना। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को जब छोटा कर दीजिएगा तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m इंटू ए आ जाएगा। देन फोर्स इज इक्वल टू क्या करते हैं, जैसे हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना रहता है और इक्वल का साइन देते हैं तो m इंटू ए में k नाम का एक कांस्टेंट है जो जुड़ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और इस k का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। याद रखना k का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो 1 को अगर m इंटू ए से मल्टीप्लाई कर दे तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इंटू ए आ जाएगा। दैट मीन्स फोर्स का जो फॉर्मूला हो जाता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है। ओके, ये एग्जामिनेशन में आता है वेरिफिकेशन के लिए, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जो फोर्स जो रहता है एक तरह से क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। याद रखना फोर्स एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी रहती है और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि आप मान लेते हैं कि आप दीवार पे अगर पंच करते हो, ठीक है ना, आप दीवार पे अगर अपने हाथों से जो पंच कर रहे हो, पंच मतलब मुक्का बना करके दीवार पे है जो हिट करते हो, तो दीवार पे जब जैसे ही आप हिट करोगे तो क्या होता है, दीवार को तो चोट नहीं लगेगा लेकिन आपके हाथों में ज़रूर चोट लग जाएंगी। ज़्यादा ज़ोर से मारोगे तो ज़्यादा ज़ोर से चोट लगेगा, अगर धीरे मारोगे तो हल्का सा चोट लगेगा। ऐसा किस लिए होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, दीवार को अपने पंच से जैसे ही हिट करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ मार लेते हैं, बहुत ज़ोर से खींच करके मारे दीवार पे, और तकरीबन मान लेते हैं कि 20 न्यूटन का है जो फोर्स हम दीवार पे लगा रहे हैं। तो दीवार भी क्या करता है, हमारे हाथों पे है जो 20 न्यूटन का है जो फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स अगर मान लेते हैं कि अगर हम दीवार पे +20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो दीवार भी हमारे हाथों पर -20 न्यूटन का फोर्स लगाता है। इसी वजह से दीवार भी हमारे हाथों पर है जो उल्टा फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से हमारे हाथों में है जो दर्द होता है। ओके, तो इसका जो रिलेशन है वो न्यूटन थर्ड लॉ से है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। तो ये कहता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाते हो तो वो ऑब्जेक्ट भी क्या करता है, आप पर है जो फोर्स लगाता है और अपोजिट इन अ डायरेक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मैंने बताया, जैसे मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ, जैसे कि जैसे कि एक मिनट, जैसे मान लेते हैं कि एक दीवार है, इस तरह से ये दीवार है और मान लेते हैं कि हम इस पे हैं जो क्या कर रहे हैं, +20 न्यूटन का है जो फोर्स लगा रहे हैं। ओके, तो बदले में ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, ये जो दीवार है, ये जो दीवार है वो भी हम पर क्या करेगा, -10 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा, -10 न्यूटन का, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन अ डायरेक्शन। देखो दोनों तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। दैट मीन्स हम अगर 10 +10 न्यूटन का लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर -10 न्यूटन का लगाएगा। तो यही है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये भी कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल। ओके, जैसे कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे आप ये पहला वाला एग्जाम्पल है जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड देन आवर फुट pushes the ground backward and the ground in turn exert a force on the foot pushing the foot forward। यहाँ क्या होता है, जब हम लोग ज़मीन पे चलते रहते हैं तो ज़मीन पर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं वो एक्शन फोर्स होता है, बदले में ज़मीन भी क्या करता है, हमारे ऊपर है जो, देखो हम ज़मीन पे जो फोर्स लगा रहे हैं, जैसे ज़मीन पर जब हम लोग चलते हैं तो ज़मीन पर हमारा पैर जो रहता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, बदले में ज़मीन भी क्या करता है, हमारे पैर के पर है जो फॉरवर्ड मतलब ऊपर की तरफ है जो फोर्स लगाता है। तो वास्तविक में जो ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगा रहा है, जैसे कि हम फोर्स लगा रहे हैं अपने पैर से फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको हम लोग एक्शन फोर्सेस कहते हैं।
और जो अर्थ हमारे ऊपर जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्शन फोर्स कहेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग देख पाते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि when a man jump on the diving board he pushes the board and the board a turn pushes the man forward in the opposite direction। जब भी आप नाव पे चढ़ने चाहते हो, सॉरी यार थोड़ी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है इसीलिए वीडियो को बार बार पॉज करना पड़ रहा है, यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप नाव पे अगर आप कभी चढ़ रहे होगे तो नाव पर आप जब भी चढ़ने जाते हो, जैसे कि मैं कॉमन फिगर बना देता हूँ, जैसे कि ये एक तरह से नाव है, ठीक है ना, और कोई इंसान अगर इस पे है जो इस तरह से है जो चढ़ने की कोशिश करता है, तो जैसे ही आप नाव पे क्या रखते हो, अपना पैर को इस तरह से रखते हो, तो सपोज दैट आप नाव से है जो नीचे उतर रहे हैं, जैसे ये जो फिगर बन रहा है ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो इंसान है जो वो नाव से है जो नीचे की तरफ उतर रहा है, तो नाव है जो किनारे में है जो रुका हुआ है, जैसे इंसान इससे उतरने का कोशिश करता है तो पैर से क्या करता है, वो नाव को जो अपोजिट डायरेक्शन में है जो फोर्स लगाता है, बदले में नाव भी क्या करता है, उस इंसान पे है जो अपोजिट डायरेक्शन में है जो फोर्स लगाता है। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल रहता है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हो गए। एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, जैसे ये देख पा रहे हो, एक वर्ड के बारे में, तो लिखा हुआ है कि द वर्ड while flying push the air downward with the help of their wings and the air in turn exert a force on the word in upward direction। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ड जब भी फ्लाइंग करता है तो वो अपने पंखों के ज़रिए है जो ज़मीन के नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो फोर्स लगाता है, तो उसको हम लोग एक्शन फोर्स कहते हैं। इसके बदले में हवा भी क्या करता है, जो एयर रहता है वो उसके विंग्स पे है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है जो फोर्स लगाता है, दैट मीन्स ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से है जो पंछी है जो उड़ पाते हैं। तो हवा जो फोर्स लगा रहा हो उस ऑब्जेक्ट में, मतलब इस पंछी में, उसको हम लोग रिएक्शन फोर्स कहेंगे, और जब पंछी जब हवा में जो फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग एक्शन फोर्सेस कहेंगे। ओके, फिर यहाँ एक और एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये आदमी है जो पानी के अंदर है जो स्विम कर रहा है, तो देख पा रहे हैं जब पानी की तरफ जब हम लोग स्विम करते हैं तो अपने हाथों से क्या करते हैं, पानी को है जो पीछे की तरफ है जो ठेलते हैं, है ना, पीछे की तरफ ठेलते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को है जो क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ है जो ठेल रहे हैं, है ना। तो हम लोग जो पानी के पीछे की तरफ ठेल रहे हैं, दैट मीन्स ये एक तरह से इस तरह से हम लोग ठेला, जिसको हम लोग एक्शन फोर्स कहते हैं। तो बदले में पानी भी क्या करता है, हमें उल्टा डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर हम लोग पानी को बैकवर्ड डायरेक्शन में ठेल रहे हैं तो पानी हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ ठेलता है। इसीलिए है जो नदी में जो तैराक रहता है वो अपने हाथ को है जो अपोजिट डायरेक्शन में फैलाता है, फेंकता है, जिसकी वजह से वो जो आगे की तरफ है जो तैर पाता है। नेक्स्ट है जो लॉ ऑफ मोशन, इसको मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाफिकेशन हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये फॉर्मूला है जो हमें प्रूव करना पड़ेगा, ये काफ़ी लंबा होने वाला है। ये फॉर्मूला है जो इजीली मैं इसको वीडियो इस पेपर पेज के ज़रिए तो समझा नहीं पाऊँगा, इसके लिए मुझे थोड़ा बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो नेक्स्ट फिजिक्स का जो वीडियो बनेगा उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम को समझाएंगे और उसमें फॉर्मूला वेरिफिकेशन भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर जो भी व्यूअर्स अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल्स को है जो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।